देखिए, सुपौल तो बोले बोले छलनियों बोले जिसमें 72 छेद है। अरे कोई ऐसा देश बोले जिसका अपना आत्मसम्मान हो, स्वाभिमान हो तो हम समझ सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश हमें आंख दिखा रहे हैं, हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हम हमारे साथ मैच नहीं खेलेंगे। अरे कमाल करते हो। मैच न खेलने के पीछे असली कारण यह है कि तुम जीत नहीं सकते हो, तुम्हारी किरकिरी हो रही है। 2 दिन पहले ही अभी अंडर 19 में हमारे ही भारत ने तुम्हें हराया है। इसके पहले महिला के विश्व कप में भी तुम्हारी क्या दुर्दशा हुई है सबने देखा है। तो हमें ना समझाओ कि मैच खेलोगे कि नहीं खेलोगे। हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि पीसीबी जो भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमता है, हमारे साथ मैच न खेलने पे जो करोड़ों का नुकसान होगा वो कटोरा कहां से पूरा करेगा। और रही बात पाकिस्तान के पीसीबी कंट्रोल बोर्ड की, तो उन्हें मैच खेलना तो आता ही नहीं। उन्हें तो बम फोड़ने आता है, बम बनाने आता है। उनके जो क्रिकेटर हैं उनको बम बनाने की ट्रेनिंग दो, कम से कम उन बेचारों पे तो तरस खाओ। और हम तो आईसीसी के जैसा से निवेदन करेंगे कि आप पीसीबी को भंग करो। इनको अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने की क्या जरूरत है। इनको छोटे मोटे अपनी गलियों में, पेशावर है, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, वहां गली क्रिकेट खेलो। तुम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने लायक नहीं हो। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है तो समझनी होगी। रही बात भारत की, भारत विश्व कप जीतते आया है, विश्व कप खेलता है, पूरी दुनिया के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। तो भारत के साथ क्रिकेट न खेल के तो पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखा दिया। 1947 से लगातार हम इनको हरा रहे हैं, हर मौके पर हरा रहे हैं, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी नया सगुफा लेके आए कि भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। अरे कौन खेलना चाहता है तुम्हारे साथ मैच। तुम्हारे साथ केवल एक ही व्यवहार किया जा सकता है, भीख का जो कटोरा लेकर घूम रहे हो उसमें कुछ भीख हम लोग दे देंगे ताकि तुम्हारा जीवन चले। डोनाल्ड ट्रंप जी ने हमारे देश का टैरिफ जो पहले 25% था उसको घटा के अब 18 कर दिया। अगर इस 18 पर खुश हो जाऊं, उत्सव मनाऊं, नाचूं गाऊं, तो कभी कभी सोचता हूं कितना दिन। जिस डोनाल्ड ट्रंप की आदत बन गई है अपनी बात से मुकर जाने की, जिस डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को उन्होंने विराम लगवाया ये कह के कि ट्रेड का खतरा दिखा के, आज वही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने टैरिफ कम कर दिया। अब प्रधानमंत्री जी ऐसे कसीदे पढ़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के कि वाह भाई वाह, कोई बहुत बड़ा महान कारनामा कर दिया है। अरे भाई, डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कहते हैं, कब क्या करते हैं, इससे हमें ज्यादा आनंदित होने की आवश्यकता नहीं है। भारत को मजबूत बनाना है, अमेरिका से भी बड़ा देश बनाना है। जिस डॉलर का दाम आज 91 रुपए के पार है, वहां पर रुपया इतना मजबूत करना है कि 1 रुपए के बराबर $1 हो। तब हम समझेंगे कि भारत और नरेंद्र मोदी जी अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं। वरना तो हमारी सेना सक्षम है ना आज पूरी दुनिया को सबक सिखाने के लिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, देश अजर अमर है, ये देश रहेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर बहुत ज्यादा उत्सव मनाने की क्या आवश्यकता है। डोनाल्ड ट्रंप है कौन। टैरिफ लगा देंगे तो क्या कोई बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं, और हटा देंगे तो कोई बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं क्या। वो लगा देंगे तो क्या हम घरों पे बैठे रहेंगे। हम नहीं लगा देंगे। हमारे नौजवानों को बेड़ियों में बांध कर जब उन्होंने भेजा तो उस दिन लोगों को अच्छा नहीं लगा, किसी ने पेट भर खाना देश में नहीं खाया। यह देश वर्षों की मेहनत के बाद, तपस्या के बाद यह देश बना है। इस देश में उत्सव तब मनेगा जब पूरी दुनिया का हम नंबर 1 देश बनकर दिखाएंगे। बिल्कुल हम लोग उत्सव मनाएंगे, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप हटा दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं, इसके पीछे इतना ज्यादा भावुकता होने की क्या जरूरत है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबकी कूटनीति होती है। हमारी कूटनीति ने थोड़ा बहुत काम किया, प्रयास किया तो हो गया होगा। वरना ये तो वही डोनाल्ड ट्रंप है जो अपने चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका उठा ले गए थे, कहे थे मेरा प्रचार करो। और यही नरेंद्र मोदी जी हैं, जब अहमदाबाद के स्टेडियम में वो प्रचार हो रहा था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो यही आके ट्रंप, उनके लिए नमस्ते ट्रंप और क्या क्या हो रहा था। तो ये सब हमने बहुत देखा है। अब इस सब पर ज्यादा बरगलाइए मत। ये बताइए, यहां वहां की बात न कीजिए, बताइए कारवां कहां लुटा। डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत कैसे हुई इतना टैरिफ लगाने की, और अपना ही टैरिफ लगा के अपने ही यू टर्न लेना, ये डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी आदत है। इस पर ज्यादा खुश होने की भी बात नहीं है। देखिए, अजीत दादा पवार का निधन आज भी पूरे देश को हजम नहीं हो रहा है।
पूरा महाराष्ट्र राज्य, पूरा देश शोकाकुल है यह सोच के कि इतने बड़े नेता का आकस्मिक निधन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। विमान दुर्घटना बहुत होते हैं, लेकिन विमान दुर्घटना के पीछे के कारण पता लगाए जाते हैं। आप सीआईडी जांच कर रहे हैं, डीजीसीए जांच कर रही, हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए। ये मौत है कि हादसा है कि साजिश है कि दुर्घटना है, ये क्या है? जिस प्रकार मौसम लोग कह रहे हैं सही था, बताया जा रहा है मौसम खराब था। पायलट दोनों अनुभवी थे, एक नए पायलट थे, एक थोड़े और पुराने थे। कैसे हुआ है सब? और जब हमारे यहाँ नियम है, अगर कोई प्लेन टेक ऑफ करता है तो जहां पे लैंड करता है वहां का भी मौसम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एटीसी वहां पूरी तरह कार्यरत नहीं है। इतने बड़े बड़े नेता वीआईपी वहां उतरते हैं बारामती के एयरपोर्ट पे, तो ये लापरवाही कौन किया? हम तो कहेंगे कि डीजीसीए को ही बर्खास्त करना चाहिए, डीजीसीए पर ही कार्रवाई करनी चाहिए। डीजीसीए बार बार, अरे विजय रूपानी के साथ साथ 200 से ज्यादा लोगों को हमने खो दिया। आज यहां पर हमने 5 लोगों को खो दिया। हम कब तक अपने लोगों को खोते रहेंगे? क्या इसकी कोई जांच होगी कि नहीं होगी? क्या इस पर सवाल उठने चाहिए कि नहीं उठने चाहिए? ये क्या हुआ, इसके पीछे का तथ्य सबके सामने आना चाहिए। इस देश के लोगों ने हम सबको, पॉलिटिकल पार्टियों को जिम्मेदारी दी है कि आप हमारी आवाज उठाओ। हम पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। जो सवाल हम उठा रहे, सवाल बीजेपी को उठाना चाहिए था। क्या बीजेपी के प्रिय नहीं थे अजीत पवार? क्या बीजेपी उनके साथ सरकार में नहीं है? जो सवाल हम उठा रहे हैं ये देवेंद्र फडणवीस जी को उठाना चाहिए कि इनकी मौत कैसे हुई, इसकी पूरी सघन जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को उठानी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी बड़े हैं, डीजीसीए बड़ा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को आदेश देना चाहिए, डीजीसीए को क्या सच्चाई है ब्लैक बॉक्स के माध्यम से दुनिया के सामने लाओ। ये मौत है कि साजिश है कि क्या है, ये बताओ। ये दुर्घटना है या साजिश है? दो ही चीज हो सकती है। दुनिया के सामने लाओ और जल्द से जल्द लाओ, कहीं अहमदाबाद वाली की तरह कहानी ना हो जाए कि आज 6 महीने से ज्यादा का समय बीत गया। जून जुलाई का वो मामला था, आज हम लोग जनवरी में खड़े हैं, फरवरी में खड़े हैं, 26 में। ये अच्छी बात नहीं है। संजय राउत जी हों, चाहे अनिल देशमुख जी हों, चाहे छगन भुजबल हों, चाहे और भी कोई नेता हो, सवाल उठाना हमारा काम है। यह देश हम सभी का है। जो सकारात्मक सवाल है हम उठाते रहेंगे। दोनों पार्टी, दोनों एनसीपी के मर्जर की बात सामने आ रही है। कुछ ना कुछ खबरें निकल रही हैं कि इसको ये पद देना था, केंद्र में ये पद मिलना था। क्या देखिए, पूरा महाराष्ट्र यही चाहता है कि दोनों पार्टी आपस में मिल जाए। इस पार्टी को बनाया था शरद पवार साहब ने 1999 में। आज हम 2026 में हैं। अगर 1-2 साल छोड़ दें तो पूरी तरह यह पार्टी शरद पवार साहब के नेतृत्व में ही चली है। अजीत दादा खुद चाहते थे कि शरद पवार साहब के नेतृत्व में ही चले। उनको प्यार से काका कहा करते थे। आज उनके प्यारे भतीजे हमारे बीच में नहीं है। शरद पवार साहब के ऊपर क्या बीत रही होगी हम समझ सकते हैं। दोनों पार्टी के नेताओं की कुछ दिनों पहले एक बैठक भी हुई थी, जिसके वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं। दोनों ही तरफ से 4-4, 5-5 नेता बैठकर चर्चा कर रहे हैं। जयंत पाटिल साहब भी कह रहे थे, बहुत सारे और नेता भी कह रहे थे कि हमारी बातचीत का दौर शुरू हुआ था और हम 8 फरवरी के बाद इकट्ठा आने वाले थे या 12 फरवरी के बाद इकट्ठा आने वाले थे। चूंकि महाराष्ट्र में जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, पहले ये चुनाव 5 को होना था, 7 को नतीजे आने थे। अब ये चुनाव 7 को होने हैं और 9 को नतीजे आएंगे। तो हमें लगता है कि ये मर्जर होने में ही सभी की भलाई है। आप रहो कहीं भी, महाविकास में रहो चाहे महायुति में रहो, आप लोगों का डिसीजन है। लेकिन एक परिवार, एक पार्टी एक ही होनी चाहिए थी। हमने सहा है पार्टी टूटने का दर्द, हमने देखा है। जब पार्टियां टूटती हैं तो मन में कितनी पीड़ा होती है, हमने सहा है। तो कम से कम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये दुख ज्यादा दिन न सहे, ये सभी की इच्छा है। लेकिन अब चूंकि अजीत दादा पवार की पार्टी के मालिक कोई और लोग हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स कहीं और बैठे हैं, वो डिसीजन करेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। जिस प्रकार अजीत दादा पवार की चिता की अग्नि ठंडी भी नहीं हुई थी और आदरणीय सुनेत्रा पवार जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, दाल में कुछ तो काला है या पूरी दाल ही काली है, ये तो समय बताएगा। महापौर पद को लेके अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि बीजेपी का महापौर होगा मुंबई में और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे उनका उप महापौर। देखिए, 16 तारीख को नतीजे आए थे, आज 2 तारीख 3 तारीख आने को हो गई है और अभी तक ये नहीं हो पा रहा है कि किसका महापौर बनेगा। नियम के अनुसार 4 दिन 5 दिन में आपको ये सब कर लेना चाहिए, लेकिन इतना मन मुटाव है, इतना सिर फुटव्वल है महायुति में, वो तय ही नहीं कर पाते। एक तरफ अपने को असली शिवसेना कहने वाली एकनाथ शिंदे की पार्टी,
नियम से देखा जाए तो 30 साल से तो शिवसेना का महापौर मुंबई में था, तो शिवसेना का ही महापौर होना चाहिए। लेकिन चूंकि वो नकली पार्टी है, उनके शेयर होल्डर्स दिल्ली में बैठे हैं, इसलिए वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। उनकी इच्छा है कि वो बने, लेकिन बीजेपी बनने नहीं देगी। बीजेपी के पास बहुमत है, उसके पास ज्यादा संख्या है, वो अपना बनाना चाहेगी। इन सिर फुटबॉल में मुंबई का नुकसान हो रहा है। मुंबई को महापौर 24 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है। हम यही कोशिश करेंगे, जो भी महापौर आए, बढ़िया महापौर, अच्छा महापौर, मुंबई को समझने वाला महापौर, मराठी मानुस की बात करने वाला महापौर, मुंबई करों को साथ देने वाला महापौर आए, तो हमें उम्मीद है कि मुंबई अच्छे से चलेगी। वरना तो जिस प्रकार इनका मनमुटाव है, इनकी कलह है, वो खुलकर सामने आ रही है। यही अमित साटम पहले कहा करते थे कि अजीत दादा पवार की एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे, उनका समर्थन नहीं लेंगे, और कल उन्होंने भरेआम अनाउंस किया कि हम उनका साथ भी ले रहे हैं और उनके साथ चल भी रहे हैं। मतलब मीठा मीठा खप खप और कड़वा कड़वा थू थू, ये जो कॉन्सेप्ट बीजेपी लाई है, इससे जनता परेशान है। मुंबई को महापौर जल्द ही जल्द मिले, ऐसी मुंबई करों की आशा और उम्मीद है, और हमें लगता है कि देखो जल्द हो जाए।